वृद्धि रेची से लेकर नादिची, इन तीन को ही वृद्धि रेची से लेकर अतो गुणे वाला अभी नहीं पढ़ना है। वृद्धि रेची से नादिची, बस इन तीन को पढ़ के आइएगा। और शुरू के पेज पढ़ने, और ये सुबंत प्रक्रियारंभ, ये जो दे रखा है ऊपर, इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है। हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, ये तैयारी नहीं होगी तो अदंत नहीं शुरू होगा। आपका ये तैयार नहीं होगा तो राम नहीं शुरू होगा। तो राम शुरू करना है तो ये तैयार करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ ना आज तो। हमने 2 ही सूत्र पढ़े, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण और नादिची, बस 2 सूत्र पढ़े। इनको बढ़िया तरीके से करिएगा। और कल से एक काम और दिया जाएगा, आप कल तक प्रत्यय याद कर लीजिए, तो फिर वो अनिवार्य है। सर्वनाम हमको याद करने हैं, है ना? तो वो हमको सर्वनाम की आज पिताश्री 5 मिनट क्षमा चाहती है। देखिए पृष्ठ संख्या 38, भाग 5, पृष्ठ 38, जल्दी जल्दी खोल लीजिए। इसमें सूत्र दिया है सर्वादीनि सर्वनामानि दिया है। अब इसके अंदर देखिए सर्व विश्व 1 से 14 माता जी ने लिखा है। सर्व विश्व उभ उभय डटर दतम अन्य अन्यतर इतर त्व त्वत् त्वम नेम सम सिम, बस इतने से याद करके आना। सर्वादीनि सर्वनामानि और सर्व विश्व, ये 14 आपको याद होने चाहिए। और बाकी तो हमने कुछ किया नहीं आज ज्यादा, है ना? पर ये जो किया है इसको पक्का करिएगा। ठीक है, सभी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, प्रणाम दीदी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी, प्रणाम। धन्यवाद भगिनी। अरे ये कौन? प्रणाम। ये कौन थे? हाँ, एक मिनट में ये तो छोटे बच्चे जैसे। ये बच्चे नहीं है, ये पढ़ाते हैं, योगिता जी है। आवाज मैंने ही आपको आज जिज्ञासा वो प्रश्न भेजे थे। अच्छा, धन्यवाद। यस्य तथा समर्थनं वेदानां तस्मै पाणिनये तदा शिवसमारम्भाम् तथा पाणिनिमध्यमाम् मदान्धकारिणीं पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे
हे गुरु परम जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को। नमस्ते। प्रणाम जय श्री प्रणाम कृष्ण। अनु जी। प्रणाम। कैसे हैं उमा जी आप? ठीक हूँ अनु जी, व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पाए। गेस्ट मेहमान आते हैं घर में, क्या करें, नहीं निकल पा रही हूँ। आज कुछ अतिरिक्त लोग हैं हमारे साथ में। जनार्दन जी प्रणाम। प्रणाम अनिल जी। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आज आपका स्वर सुनने को मिला। अभी शरीर थोड़ा सा पहले से अच्छा है। बहुत अच्छा। आप कभी कभी आते हैं तो अच्छा लगता है। आप अभी से निरंतर आने का प्रयत्न करूंगा। प्रणाम करो। और कौन है हमारे साथ जो चलिए आनंद ले। हमने कहाँ तक किया है? हमने ये दो वाले सब सूत्र कर लिए। पृष्ठ संख्या 196 पर आ गए हैं। तो हमने जो तृतीया की हेतु की कंटिन्यूटी में जो सूत्र आए वो हमने कर लिए बहुत अच्छे से उसने। अब अगला सूत्र है 2 3 30। 2 3 30। 2 3 30 का पहले प्रसंग देखिए तो वो सूत्र समझने में मजा आएगा। तो 2 3 30 निकालिए जी। तो 2 3 30। तो अपादाने पंचमी और अन्याराधि करते दिक शब्दान चुतर पदा जारी युक्ति के बाद बैठा है षष्ठ यत सर्थ प्रत्यय ना। मतलब ये पंचमी क्या उपपद पंचमी चल रही है। उपपद पंचमी में किसी प्रकरण में अब ये कहीं षष्ठी कह रहे हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं? तो देखिए उसमें ऊपर एक शब्द है, निकालिए तो अपने उपपद पंचमी निकालिए। उपपद पंचमी में आ जाइए। अच्छा देखिए उपपद पंचमी में पृष्ठ संख्या 145 पर आ जाइए। तो यहाँ से उपपद पंचमी शुरू हुई 146 और 146 में ये चल रही है। तो अब यहाँ पर आया अन्याराधि करते दिक दिक शब्दान च्युत पद जरा पदा जाहि युक्ते। यहाँ क्या कह रहे हैं? अन्य आराध इतर ऋते दिक शब्द अंचुत्तर पद आज आहि इत्येतेर योगे पंचमी विभक्ति भवति। उसमें एक बीच में शब्द आया है दिक शब्द। वो दिक शब्द है ना, वो हमारा की पॉइंट है। ये जो दिक शब्द आया ना, बहुत सारे शब्द। दिक शब्द का मतलब क्या हो गया बताइए, कौन बताएंगे? दिशा दिशा दिशावाचक शब्द है। अब इसको नीचे भी लाना पड़ेगा, ठीक है? फिर ये अपने को बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसमें एक लास्ट में जो पैरा है ना 147 का लास्ट पैराग्राफ पढ़े थे। दिक शब्द पूर्वी ग्रामात गांव से पूर्व में, उत्तरी ग्रामात पूर्वो ग्रीष्मात वसंतः उत्तरो ग्रीष्मौ वसंतात। यहाँ दिक शब्द का अर्थ है ऐसा शब्द जो दिशा के लिए भी प्रयुक्त हो सकता हो, भले ही अभी वह देश अथवा काल के में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है ना? अब देखिए वसंत ऋतु जो है वो वैसे भी काल की वाचक होती है। ये एक तरह का काल ही 2 महीनों का काल होता है। अब क्या कह रहे हैं उसके साथ में क्या कहा? उत्तरो ग्रीष्मो वसंतात। वसंत के उत्तर में ग्रीष्म ऋतु है। तो वसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है बताइए? बाद में ग्रीष्म आता है। हाँ तो उत्तरात मतलब बाद में। उत्तर पद कब कहते हैं? बाद वाले को उत्तर। पूर्व इससे पहले, ग्रीष्म से पहले कौन सी है? ग्रीष्म से पूर्व में कौन सी है? वसंत है।
हाँ, तो पूर्व मतलब पहले वाला, उत्तर मतलब बाद वाला, ऐसा कह रहे हैं। पूर्व पर, पूर्व उत्तर, जैसे पद होते हैं ना, दो पद जुड़े हुए हैं, तो पूर्व पद मतलब पहले वाला, उत्तर पद मतलब बाद वाला। तो ग्रीष्म के वसंत के बाद ग्रीष्म आती, ये बात कह रहे हैं। पर अब अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका महत्व है। तो कहते हैं दिशि दृष्टे शब्दों दिक् शब्द तेन संप्रति देश काल वृत्तिना योगे भवति, अन्यथा दिग्वृत्ति मात्र प्रयोग में होता इयम् अस्याः पूर्वा दिक्, यहाँ न हो पाता। किंतु ये दिक् शब्द अवयव को कहते हैं, अतः इनके योग में पंचमी नहीं होती। इसका प्रमाण है पाणिनि का। आप इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? अब आप आ जाइए, तद्धित के सूत्र अपने को देखने पड़ेंगे। आप लोगों के पास यदि वॉल्यूम 4 हो तो ले लीजिए पास में, और अष्टाध्यायी पास में रखिए। वॉल्यूम 4 का 471 निकालिए। और अष्टाध्यायी में 5, 3, 27 निकाल लीजिए। ठीक है जी, निकल गया सबके? जी, दिक् शब्देभ्यः। हाँ, देखिए क्या कह रहे हैं, दिक् शब्देभ्यः, ये दिक् शब्द ही आ रहा है। तो दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिक् देश काले स्वस्थाति, और यहां से लेके देखिए दिक् शब्द चलता ही रह रहा है। ठीक है ना? तो कहां तक लेना है अपने को? तो अपन इस सूत्र की अवधि में आते हैं, वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं जी। तो सूत्र की अवधि में इन्होंने क्या कहा, आ जाइए। शीर्ष षष्ठी, तो इन्होंने क्या कहा है, 5, 3, 28। तो दिक् शब्द की अनुवृत्ति चलेगी 27 से। अब 28 में क्या आ रहा है, दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, अतसुच लिख रहा है ना अंत में, सूत्र के अंत में अतसुच। तो हाँ, अब इन दोनों सूत्रों का अपन अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला 27 नंबर का अर्थ देखते हैं। तो क्या कहते हैं 27 का, दिशा देश और काल अर्थों में वर्तमान जो सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिशावाची प्रातिपदिक, उनसे स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है। ये अव्यय तद्धित का प्रकरण चल रहा है, हम बाद में देखेंगे, तद्धित प्रकरण अपना चलेगा। तो अच्छा है, उसमें एक परिचय हो जाएगा। ये सारी प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कभी इसमें कृत योग आ जाता है, मतलब कृदंत आ जाता है। कभी इसमें ल कर्मणि जब आवेचा कर्म के भी आता है तो लकार प्रत्यय आने लग जाता है। और अब दिक् शब्द का तो तद्धित प्रकरण आ गया। तो तद्धित के लिए कोई कारक विभक्ति का विधान कर रहे हैं, उसमें स्पेशलिटी क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, अपने पास सूत्र है दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो, मतलब ये जो भी प्रकरण कह रहे हैं उसमें क्या हो रही है, सप्तमी पंचमी और प्रथमा। और क्या कह रहे हैं, दिक् शब्देभ्यः, इसको बताने वाले दिक् शब्देभ्यः, और फिर पीछे क्या कहा, दिक् देश काले स्वस्थाति। तो पीछे वाले का अर्थ लीजिए, दिक् मतलब दिशा, देश का मतलब देश, और काल, इन अर्थों में वर्तमान जो सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत, जो तद्धित के सूत्र में, तद्धित के सूत्र में जो विभक्ति का उल्लेख आता है वो क्या बताता है, उस विभक्ति से समर्थ प्रातिपदिक की प्रकृति के बारे में संकेत है। तस्यापत्यम में हमने क्या पढ़ा था, षष्ठी समर्थ सुबंत की प्रकृति। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, तो वो अभी विशेषण दे रहे हैं किसका, आप किससे ये प्रत्यय करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, दिक् देश कालेषु, दिक् देश कालेषु मतलब दिशा देश और काल अर्थों में वर्तमान, और किससे समर्थ होगा,
तो सप्तमी पंचमी और प्रथमा से जो समर्थ कैसा शब्द होगा, तो दिशावाची प्रातिपदिक जो होगा उससे स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होगा। ये स्वार्थ में अस्ताति कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ जी? स्वार्थ में प्रत्यय का मतलब क्या होता है जी? स्वार्थ अर्थ में बदलाव नहीं होता। हाँ, केवल रूप बदलता है, अर्थ नहीं बदलता है ना? ये तो आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या कहते हैं वो बात समझ। तो दक्षिणोत्तराभ्याम अत सूच, ये क्या कहता है? ऊपर वाला सूत्र ऐसे कहता है। तो सप्तमी पंचमी और प्रथमा, वो जो पहला सूत्र था ना वो डिफॉल्ट है। मतलब वापस समझ लीजिए क्या कह रहा है। दिशा देश और काल, दिशा देश और काल अर्थों में वर्तमान जो कौन है? सप्तमी समर्थ, पंचमी समर्थ और प्रथमा समर्थ दिशावाची प्रातिपदिक, उनसे स्वार्थ में अस्ताति होता है। अब क्या कह दिया? दक्षिणोत्तराभ्याम अत सूच। अब उसमें से एक पार्ट ले दिया। वो कैसा प्रातिपदिक था? पहले में ध्यान दीजिए, वो दिशावाचक प्रातिपदिक है। शब्द लिखा है ना, दिक् शब्देभ्यः, दिक् शब्देभ्यः मतलब दिशावाचक। फिर क्या कहा? दिग देश कालेषु, तो कौन सा? दिशा देश और काल के अर्थों में कहने वाला कैसी विभक्ति हो सकती है? सप्तमी पंचमी और प्रथमा, उसमें स्वार्थ में अस्ताति होता है। अब ये सब दिशा
me to charge it a bit.